सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैकेनिक्स आईआईटी जैम 2025 की सीरीज़ के अंदर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। सो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था सर सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम एंड फॉर कंटिन्यूस सिस्टम के रिलेटेड अपन ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। तो वो क्या क्या थे सर। डिस्क्रीट में अगर है तो जैसे आर डिस्टेंस के ऊपर आपका कोई पार्टिकल रखे हुए हैं और एन पार्टिकल्स रखे हुए हैं, इन दैट केस डिस्क्रीट के अंदर आर सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होता था, समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर अपॉन में समेशन ऑफ एम आई। सिमिलरली इन केस ऑफ कंटिन्यूस सिस्टम अगर आपसे पूछे, जैसे अगर वन डायमेंशन की बात की जाए तो एक्स सी एम आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सिस्टम के लिए आराम से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अपन ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे और उनका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी असाइनमेंट के थ्रू आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सेंड कर चुका हूँ। तो अगर आप न्यू हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिक्स के सारे असाइनमेंट आपको अभी तक जो मैंने दिए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक के अंदर जाके देख सकते हो। और वहाँ पे अभी जो रिसेंट असाइनमेंट मैंने दिया था सेंटर ऑफ मास का असाइनमेंट 05, उसका भी सॉल्यूशन अपलोड किया जा चुका है। तो आप वहाँ जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपसे सवाल नहीं बने, डायरेक्टली असाइनमेंट के सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, पहले खुद से ट्राई करना है। देन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, तब आप असाइनमेंट के सॉल्यूशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते थोड़ा सा एक सवाल से जो हमने लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। तो उसी का थोड़ा सा एक दो टाइप रह गए हैं, तो वो टाइप मैं करा देता हूँ। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म लेमिना शॉन इन द फिगर। तो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म लेमिना दे रखा है, इसका ये वाला सेक्शन आपने कट करके बाहर निकाल दिया। तो ये पहले एक डिस्क थी, डिस्क में से एक छोटी डिस्क आपने कट करके बाहर निकाल दी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ और कितना होगा, उसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, सो इस टाइप के सवाल को अपन कैसे करते हैं, बेसिकली हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे पास पूरी फुल डिस्क है और इस पूरी फुल डिस्क के अंदर जिसका मास कितना है m, और इसमें हमने एक नेगेटिव मास की एक स्मॉल डिस्क रख दी है। तो ये मान लीजिए आपकी स्मॉल नेगेटिव मास की डिस्क रखी है। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, नेगेटिव मास की कोई चीज नहीं होती है, बट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली हम इस तरीके की एनालॉजी फॉलो कर रहे हैं। तो देखो -m कर दिया, मतलब इस जगह का सेक्शन हमें हटाना है। तो एट द एंड हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, हमारा लेमिना आ जाएगा। ठीक है सर, ये बात सही है। तो यहां से अगर मैं इसी एनालॉजी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, सेंटर ऑफ मास निकालूं, तो क्या होगा सर। तो हमारे पास दो चीजें हैं। पहला हमारा पूरा बड़ा वाला डिस्क जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अगर दोनों की यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी इसका मतलब क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, m अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से अगर सिग्मा है हमारे पास, कुछ भी है, सिग्मा है, सिग्मा इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। सो यूनिफॉर्म डेंसिटी सिग्मा हो गई। तो मास ऑफ द बिगर डिस्क कितना होगा, m1 या फिर mb मान लीजिए इसको। सो mb वुड बी सिग्मा इंटू एरिया, पाई इंटू एरिया। एरिया कितना है, इसकी रेडियस कितनी है a, पाई a का स्क्वायर। तो ये मेरा बिगर डिस्क का मास हो गया, सिग्मा पाई a स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, एक छोटा सेक्शन लिया जिसका डायमीटर अब a के बराबर है। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ a। तो रेडियस कितनी हो गई, a/2। अब इसका मास अगर मैं पूछूंगा, m स्मॉलर वुड बी सिग्मा इंटू पाई इंटू a/2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 4। अब इस सेक्शन का नेगेटिव मास आपने इस पे रख दिया। तो जब आपने नेगेटिव मास रखा तो होगा क्या, वो उस वाले सेक्शन को खा जाएगा और कट करके हमारे पास क्या दे देगा, हमारा लेमिना दे देगा। ये वाला सेक्शन हटा दिया। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, पूरे m के ऊपर ये हमारा कैपिटल M, ये हमारा स्मॉल m। स्मॉल m का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, कैपिटल M का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। अब इन दोनों को मिलाने वाले इस रेखा के ऊपर कहीं ना कहीं
क्या होगा हमारे पास, हमारे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। सो हाउ विल यू फिगर आउट इट, सो एक्स सी ओ एम इज इक्वल्स टू, अगर ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज माई ओरिजिन पॉइंट जहां से मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, सो एक्स सी ओ एम इक्वल्स टू क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या है मेरा, बिगर डिस्क का मास, दैट इज सिग्मा पाई ए स्क्वायर, और इस बिगर डिस्क का सेंटर मास कहाँ पे, ओरिजिन पे ही है, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 0, प्लस m2 क्या है मेरा, m2 इज अ स्मॉलर डिस्क का मास, दैट इज नेगेटिव सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि मुझे एट द एंड लेमिना का सेंटर मास फाइंड आउट करना है, तो इसका मास मैं क्या करूंगा, नेगेटिव एज्यूम करूंगा। ठीक है सर, इसका सेंटर मास इस पोजीशन से कितना दूरी पे है, दैट इज a बाई 2। ठीक है सर, डिवाइडेड बाई मास ऑफ बिगर एंड मास ऑफ स्मॉलर, सो सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ से एक्स सी ओ एम कितना निकल के आ गया अपने पास, ये वाला सेक्शन 0 हो गया, सो एक्स सी ओ एम वुड बी इक्वल टू 0 माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू ए बाई 2, सो माइनस सिग्मा पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 8, राइट, डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो यहां से अगर आप देखोगे तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर सिग्मा पाई ए स्क्वायर सिग्मा पाई ए स्क्वायर काट दिया, ऊपर बचा माइनस का ए बाई 8, नीचे बचा 1 माइनस ए बाई 4, सॉरी 1 माइनस 1 बाई 4। तो यहां से कितना आ गया आपके पास, माइनस आई ए बाई 8 अपॉन में 3 बाई 4, 4 से ये 2 बार कट गया, इतना क्या आ गया अपने पास, माइनस का ए बाई 6। सो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आई है दैट इज फ्रॉम ओरिजिन इस डायरेक्शन में माइनस ए बाई 6 पे। तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा सर, अगर ये वाला आपका ए बाई 2 है, अब अगर ये वाला ए है, ये ए बाई 2 होगा, ए बाई 2 का भी 1/3, सो ए बाई 6, सो दैट वुड बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ योर लेमिना, राइट। तो अगर ये सेक्शन हटा दें तो उसके बाद जो बचा उसका सेंटर ऑफ मास होगा इस जगह, है? तो इस तरीके से नेगेटिव मास कंसीडर करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स के अंदर इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स, और उसका क्या केसेस हो सकते हैं, जैसे कोलिजन के अंदर इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं, इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्सेस होते हैं, तो उस कोलिजन को पढ़ेंगे, कोलिजन के टाइप्स पढ़ेंगे, किस बेसिस के ऊपर, एक होगा अपने पास लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस के ऊपर और एक होगा एनर्जी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, फिर उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर बाद में हम उनके रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का एजेंडा क्या है, वी विल न्यू अबाउट, आज हम जानेंगे अबाउट इम्पल्स, क्या होता है इम्पल्स, किस टाइप के इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं, देन वी विल स्टडी कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, या फिर इसको क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, सो दैट वुड बी आवर एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात आती है इम्पल्स, इंस्टेंटेनियस इम्पल्स। इम्पल्स आखिर होता क्या है, इम्पल्स क्या है, बेसिकली एक फोर्स है दैट एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत कम टाइम के लिए लगने वाला फोर्स जो होता है दैट इज नोन एज ए इम्पल्स। जैसे सर एग्जांपल, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन क्या करता है, बैट को बल्ले को घुमाता है जोर से, तो उस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बल्ले का जो फोर्स था वो किसके अंदर लगा, बॉल के ऊपर लगा, और बॉल क्या हुई, छक्के के बाहर, मतलब इतनी तेज गई कि वो बाउंड्री पार कर गई। तो इस तरीके से उस बैट ने क्या किया, एक फोर्स लगाया ऑन द बॉल इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, डेल्टा टी टाइम पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका इंसिडेंट मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के अंदर चेंज आया। कितना चेंज आया कि अगर बॉलर बॉल फेंकता तो इतनी दूर नहीं जा सकती थी, बट बैट्समैन ने घुमाया इतना कि वो क्या कर दी, पूरी बाउंड्री पार कर दी। सो इस तरीके से जो चेंज इन मोमेंटम आया इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड ड्यू टू अ फोर्स, इट इज नॉन एज अ इम्पल्स।
ठीक है। सो ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम पीरियड चेंज इन मोमेंटम बाय द फोर्स इज नोन एज इम्पल्स। कैसे सर, कैसे मैथमेटिकली डिफाइन होता है? सो जे, इसको बोलते हैं जे से अपन डिनोट करते हैं इम्पल्स को, दैट इज इक्वल्स टू एफ दैट फोर्स इज अप्लाइड इनटू dt, dt इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड dt, और इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो ये केस के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इम्पल्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एंड दिस इम्पल्स विल गिव मी ए चेंज इन मोमेंटम, so it can be written as p final minus p initial। ठीक है सर, अगर आपको ग्राफ देके पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द इम्पल्स, देन अगर आप क्या करोगे, f और t का ग्राफ दे दिया, सो इस टाइम रीजन के अंदर आपसे पूछा गया है कि इम्पल्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे इस केस में, उसका एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे। सो एरिया अंडर कर्व विल गिव यू व्हाट, इम्पल्स। आई होप यू कैन सी इट, राइट, ओके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि इम्पल्स की यूनिट क्या है, क्या इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशन क्या है। सो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इम्पल्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, जो मोमेंटम की यूनिट होती है वही इसकी मोमेंट उसकी यूनिट होती है। तीसरी बात आती है इसका डायमेंशन, तो आप आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं, केजी यानी मास, मास की डायमेंशन m, लेंथ मीटर l, सेकेंड इनवर्स t माइनस 1, तो डायमेंशन भी आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एक सवाल लेके कि हाँ भाई किस तरीके से हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके सामने एक सवाल है, द हीरो ऑफ स्टंट फिल्म्स फायर्स 50 ग्राम ऑफ बुलेट्स फ्रॉम ए मशीन गन। मशीन गन आपने देखी होगी, रॉकी भाई वाली मूवी या कोई सी भी मूवी देखी होगी, मशीन गन तो दिखती होगी, एनिमल्स हो गई, ऐसी मूवी हो गई, इसके अंदर सारे मशीन गन दिखाई जाती है। मशीन गन ईच एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ गोली निकल रही है उसमें से। इफ ही फायर्स 20 बुलेट इन 4 सेकेंड, व्हाट वुड बी द एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग द पीरियड। अब बेसिकली मशीन गन है तो आप आराम से तो पकड़ नहीं सकते, आपके ऊपर भी बहुत सारा फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का आपको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, इफ ही फायर्स 20 बुलेट इन 4 सेकेंड, सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, मतलब आपसे इम्पल्स पूछा जा रहा है, इम्पल्स आपसे पूछा जा रहा है, जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। सो अगर मशीन गन से एक बुलेट निकल रही है, तो इनिशियल के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी, 0, फाइनल के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी, 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितना हो रहा होगा, मास ऑफ द बुलेट 50 ग्राम इंटू 10⁻³ केजी में बदल दिया इसको, और इसकी वेलोसिटी कितनी, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया सर, 50 केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए, ये हो गई बात किसकी, चेंज इन मोमेंटम की। आपसे क्या पूछी जा रही है, एवरेज फोर्स डज ही एक्सर्ट अगेंस्ट द मशीन गन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एवरेज फोर्स की अगर बात करूंगा तो एवरेज फोर्स क्या होगा, एफ डेल्टा टी, जे की वैल्यू क्या रखूंगा, एफ डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो एफ कितना आ गया अपने पास, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। अब एक गोली निकल रही है तो उसके अंदर टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए, अगर अगर 20 गोली को निकलने में 4 सेकंड लग रहे हैं, सो एक गोली को निकलने में कितना टाइम लग रहा होगा, 4 डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड, यानी 1/5 ऑफ सेकेंड। तो क्या करेंगे, ये मेरा डेल्टा टी हो गया 1/5 सेकेंड। इसको क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए डेल्टा पी 50 डिवाइडेड बाई 1/5, यानी कितना आ गया, 25,250 न्यूटन। तो जो फोर्स एवरेज फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर टू कीप दैट स्टडी, कितना लग रहा होगा, 250 न्यूटन। चलिए, तो इस तरीके से इम्पल्स कैलकुलेट करके आपसे एवरेज फोर्स भी पूछ सकता है आपसे, और कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स क्विकली बिगिन टू आवर टॉपिक। impulsive force, a force of relatively higher magnitude and acting for relatively shorter time is called impulsive force। सेम जैसे इम्पल्स होता है, सो इम्पल्स जिस फोर्स की वजह से आ रहा है दैट इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। क्या है सर, जैसे
वही चीज वापस से आपके पास जो भी कोलिजन वाले इफेक्ट्स होते हैं कि आपने दो बॉल्स को कोलाइड कराया, सो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में उनकी वेलोसिटीज के अंदर चेंजेस आते हैं। अब अगर आपसे ये पूछे कि ये जो कोलिजन हो रहा है ये फिर से एक बात बोली जाए कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, बहुत ही माइन्यूट से टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, तो अंदर के अंदर जो काम करने वाले फोर्सेज होंगे वो कौन होंगे? नॉर्मल फोर्सेज होंगे, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ही क्या कर रहे हैं, इसको वापस से अपनी पोजीशन के अंदर भेज रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ फोर्सेज आर नोन एज इंपल्सिव फोर्स, जो कि क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर लगते हैं और क्या करते हैं, मोमेंटम के अंदर चेंजेस लाते हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, दीज आर नोन एज ए नॉन इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं लगते हैं, इनको लगने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आप देख सकते हो कि अगर स्प्रिंग के ऊपर आपने बॉल को फेंका, स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर फेंका, तो ब्लॉक आ रहा है इधर से, वो कंप्रेस होगा फिर एलोंगेट होगा, तो इट टेक्स टाइम। बल्कि जो कोलिजन होता है बॉल के साथ, आपका बॉल का कोलिजन, वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। दैट्स व्हाई that forces, that types of forces are known as impulsive, and gravitational and spring forces are known as a non-impulsive force, but in some cases it may be। तो जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन, that may be case dependent on, and वो impulsive फोर्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो हम पढ़ेंगे अभी सारा कि टेंशन फोर्स भी impulsive फोर्स हो सकता है क्या, और हो सकता है तो किन केसेस में हो सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात आती है इंपल्सिव फोर्स के लिए। मैंने आपसे बोला कि इंपल्सिव फोर्स अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो पहली चीज मोमेंटम में चेंज होना चाहिए, और दूसरी चीज वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगना चाहिए। तो देखिए इस केस के अंदर मान लीजिए दो ब्लॉक है और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दो ब्लॉक आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, होगा क्या, ये आएंगे और टकराएंगे, टकराएंगे और टकराने का टाइम क्या होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। सो दिस normal force, this contact force will be act as a impulsive force, so Ni would be impulsive, but जो ग्रेविटी के साथ, मतलब इस सरफेस के साथ अगर अपन देखें तो सरफेस पे भी एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा होगा, बट इज इट चेंजिंग इट्स मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? नो, दैट्स व्हाई Ng इज आवर नॉन इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, सो इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव को आइडेंटिफाई करना आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया भी होगा, एक छोटी सी बॉल ली और इसके नीचे एक बास्केट बॉल ले ली, इन दोनों को अगर आप एक साथ छोड़ के फेंकोगे नीचे की तरफ तो होगा क्या, बास्केट बॉल भी उछकेगी और छोटी वाली बॉल और ज्यादा तेजी से उछकेगी। ये आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, और यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो। हमारा काम क्या है, इस केस के अंदर कौन कौन से इंपल्सिव फोर्स काम कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना। तो देखो होगा क्या, जब अपन इस दोनों सिस्टम को अपन छोड़ेंगे तो ये वाली बॉल भी बाउंस करेगी और ये वाली बॉल तो और भी ज्यादा बाउंस करेगी। ठीक है, सो इस बॉल के बाउंस करने का मतलब क्या है, यहां पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। इन दैट केस दैट कॉन्टेक्ट फोर्स N2 इट विल बी आल्सो एज ए वर्क, इट विल आल्सो वर्क एज ए इंपल्सिव फोर्स, एंड N1 तो इंपल्सिव वर्क की तरह काम करेगी ही। तो इस केस में आपका कॉन्टेक्ट फोर्स दैट इज विद द ग्रेविटी इज एक्टिंग एज ए इंपल्सिव फोर्स। तो ये केस टू केस वेरी भी कर सकता है। ठीक है, कोलिजन के केस में तो करेगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। ओके, एक और केस ले सकते हैं जिसमें मैंने आपको बोला था कि क्या टेंशन भी एज ए इंपल्सिव फोर्स काम कर सकता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बिगर ब्लॉक है या बिगर बॉल है, वो लटकाई हुई है। इस पे क्या करते हैं अपन, तीन डायरेक्शन से तीन छोटी छोटी बॉलों को कोलाइड कराते हैं। तो अगर पहला केस देखा जाए जिसमें ए बॉल को कोलाइड कराया जाता है इस एंगल के साथ, तो अगर इस एंगल से कराएंगे तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर एक झटका लगेगा, एंड दैट झटका विल नॉन एज ए इंपल्सिव टेंशन। ठीक है, अगर अपन बी पोजीशन से इसको कराते हैं तो ये क्या करेगा, ये झटका क्रिएट नहीं करेगा, दैट विल क्रिएट ए रोटेशन, और क्या होगा, अगर ये बहुत ही हैवी है तो ये वापस अपनी डायरेक्शन के अंदर निकल लेगा। ठीक है, और अगर सी वाला देखा जाए तो सी वाला भी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएगा, क्योंकि ये हैवी है, बहुत हैवी माना है इसको। मतलब क्या है सर, कि ए वाला जो है वो हमारा इंपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा, इंपल्सिव टेंशन। ए वाला जो कोलिजन है दैट विल क्रिएट ए इंपल्सिव टेंशन इन आवर स्ट्रिंग, दैट वुड बी नॉन इंपल्सिव,
एंड सी विल बी नॉन इम्पल्सिव। ठीक है जी। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करके अपने को चीजें डील करनी है। चलिए एक सवाल लेते हैं और फिर उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। So a block of mass m with a pen of equal mass are connected by a string going over a smooth light pulley. ठीक है, एक स्मूथ लाइट पुली है। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास m falls on the pen it stick to it. If the particle strikes the pen with speed v, find the speed with which the system moves just after the collision. क्या सिनेरियो है सर? आपके पास एक पुली सिस्टम दे रखा है। इस पुली सिस्टम में एक साइड में m मास का ब्लॉक है और एक साइड में m मास का तराजू है। ठीक है, इस तराजू पे ऊपर से एक m मास की बॉल आ रही है और जो ये बॉल यहाँ पे आती है तो उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है v वेलोसिटी है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? पहली चीज, तीनों केस के अंदर जब ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होती है तो उस केस में फाइंड द स्पीड विथ विच द सिस्टम मूव्स जस्ट आफ्टर द कोलिजन। किस वेलोसिटी के साथ पूरा सिस्टम मूव करेगा? तो ये आप ऐसे भी सोच सकते हो कि तराजू है, एक साइड में बांट रखा है, एक साइड में खाली पड़ा है और दोनों का मास बैलेंस है। पहली बार बैलेंस है, mm मास के हैं। इधर से आपने एक बॉल छोड़ा, उसके अंदर गिरने से क्या होगा? ये सिस्टम ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मास के अंदर वेरिएंस है। आपसे क्या पूछा है? इस वेरिएंस की वजह से जो आपका सिस्टम है वो किस वेलोसिटी के साथ मूवमेंट करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो बात ऐसी है कि यहाँ पे बहुत इंस्टेंटेनियसली काम हो रहा है। मतलब सर जब ये बॉल नीचे आएगी, टच करेगी और एक झटका क्रिएट करेगी। ऑब्वियसली बात है, अभी अपन ने टेंशन वाला केस पढ़ा था कि जब आप इस एंगल से डालोगे तो उससे क्या होगा? इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा, दैट वुड बी इम्पल्सिव फोर्स। एंड इम्पल्सिव फोर्स क्या करेगा? एक इम्पल्स क्रिएट करेगा और इम्पल्स क्रिएट करेगा तो वहां पे क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा और उससे अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा? when it touches the over टोकरी, उस केस में क्या होगा? m मास के ब्लॉक की वेलोसिटी जैसे ये इसको टच किया तो मान लीजिए ये तराजू नीचे की तरफ जाने लग गया कैपिटल v वेलोसिटी से और ये स्मॉल मास किस वेलोसिटी से? कैपिटल v वेलोसिटी। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? फिक्स है, इनएक्सटेंसिबल है, तो टूटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब जितना ये जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या? m ब्लॉक का m मास बॉल, m बॉल के ऊपर क्या हुआ? एक इम्पल्स लगा। सो मान लीजिए वो j एक इम्पल्स है, j इम्पल्स फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड dt। दैट क्या इसने क्या किया? इसने इसके मोमेंटम में चेंज किया। सो m इज अ मास ऑफ द बॉल। इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? mv, m कैपिटल v और इनिशियल मोमेंटम कितना था? स्मॉल v। या ऐसा कर सकते हैं, इसको u मान लीजिए फॉर कंफ्यूजन से बचने के लिए u। तो ये कितना हो गया? u माइनस v, राइट। तो ये इम्पल्स किधर लग रहा होगा? इसके ऊपर, क्योंकि ये नीचे की तरफ टकरा रही है तो j डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रही होगी? F फोर्स किधर लग रहा होगा इसके ऊपर? ऊपर की डायरेक्शन में, तो माइनस का jd कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इस तराजू के ऊपर। सो m तराजू, इसमें कुछ नाम लिखा है क्या तराजू का? कनेक्टेड विद स्ट्रिंग गोइंग ऑन इक्वल मास इनिशियली सिस्टम इज रेस्ट पेन। ओके, क्या तराजू लिखा है सर? पेन लिखिए, पेन। ठीक है, सो m मास का हमारा पेन है। अब इस पेन के ऊपर देखा जाए तो देखो एक इम्पल्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा j और इधर टेंशन किधर लग रहा होगा? t ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर, इस बॉल के ऊपर हमारा j dt लग चुका है। अब इसके ऊपर जो हमारा पेन है उस पेन के अंदर अगर अपन देखा जाए तो ये पेन के ऊपर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ t। तो j माइनस टी dt would be equal to change in momentum of पेन।
तो पेन का इनिशियल के अंदर मोमेंटम और फाइनल के अंदर मोमेंटम अपने को देखना है। तो फाइनल के अंदर मोमेंटम कितना हो जाता है, m इंटू यू, और इनिशियल के अंदर मोमेंटम कितना था, 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं इस वाले की। तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा t, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप इम्पल्स की इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, t dt वुड इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। फाइनल के अंदर मोमेंटम कितना हो गया, mu, इनिशियल के अंदर कितना था, 0। ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, टी डी टी की वैल्यू आ गई mu, j माइनस टी डी टी की वैल्यू आ गई mu। सही है क्या, mu सेम ही हुए तो इक्वेशन तो ओके। Let me see again. If the particle strike the pen and speed v, find the speed with which the system moves just after the collision. तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल के अंदर जब ये यहाँ पे टच कर रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, एक इम्पल्स होगा, दैट इम्पल्स विल बी ड्यू टू दिस पेन, सो वो इसको अपर डायरेक्शन के अंदर लगेगा। परफेक्टली फाइन। सो जे डी टी वुड बी चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल के अंदर मोमेंटम कितना सर और फाइनल के अंदर मोमेंटम कितना था, तो यहाँ पे एम यू माइनस एम वी, तो ये आ गया इसके पास मोमेंटम के अंदर चेंज। फिर बात करते हैं इस पेन के ऊपर, अगर अपन देखें सो क्योंकि कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर लगा है जितना यहाँ पे लगेगा, सो जे नीचे की तरफ और टी ऊपर की तरफ, सो जे माइनस टी फॉर ए डी टी टाइम वुड बी इक्वल टू एम इंटू इसका चेंज इन मोमेंटम, कितना हो गया, u वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ठीक है सर। यहाँ पे अगर अपन देखें तो टी डी टी टेंशन टी डी टी वुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m हो गया। ठीक है सर। तो यहाँ से अगर अपन कहें कि जे डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, सो जे डी टी इक्वल्स टू एम यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, दैट इज अगेन इक्वल टू एम यू, सो 2mu, राइट। अब इस जे डी टी की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो कितनी आ गई सर, 2mu इक्वल टू माइनस का वुड बी इक्वल टू mu माइनस mv। सो mu उधर गया तो क्या हो गया, 3mu वुड बी इक्वल टू प्लस का mu mv। सो u की वैल्यू कितनी आ गई, v/3। दैट मीन्स जो आपका सिस्टम होगा वो सिस्टम किस वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा होगा, फिर v/3 वेलोसिटी के साथ। और इसको और कोई तरीका है क्या करने का, विदाउट गोइंग इनटू इम्पल्स, अगर अपन मोमेंटम कंजर्व करके करना चाहे कि आपने क्या किया, कर सकते हैं। देखिए एक और तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना सिखाने के लिए किया था, क्योंकि अभी अपन कोलिजन वाले फॉर्मूले को प्रूव करेंगे ना तो उसमें काम आएगा। देखो इसको एक और तरीके से करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना, एम वी, फाइनल मोमेंटम के क्या आ रहा है, तीनों सिस्टम मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो एम प्लस एम इंटू यू, तो यू कितना आ गया, v/3। ऐसे भी कर सकते हो, बट इनसाइड फिजिक्स क्या चल रही है उसको जानने के लिए हमने ये तरीका किया। एक बार फिर से समझाता हूँ क्या हुआ है सर। देखिए ये एम मास का ब्लॉक इसको जैसे टच करेगा, सो टच करेगा तो टच करने की वजह से इस पेन की सरफेस और इस बॉल की सरफेस दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स बनेगा। दैट कांटेक्ट फोर्स विल बी एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, और उस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर लगने वाले उस कांटेक्ट फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे। तो मान लीजिए वो जो फोर्स लग रहा है दैट इज जे, इस जे फोर्स की वजह से इस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया सर, जे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस बॉल के लिए, तो मोमेंटम में चेंज आया माइनस जे डी टी इक्वल्स टू एम, फाइनल के अंदर वेलोसिटी u माइनस इनिशियल के अंदर वेलोसिटी v। क्लियर, पहली इक्वेशन। दूसरी, जब इस पेन की बात कर रहे हैं, इस पेन के ऊपर इस कांटेक्ट की वजह से एक इंपल्स लगेगा नीचे की तरफ j, और इस टेंशन की वजह से, क्योंकि टेंशन में एक झटका आएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर एक झटका आएगा, तो दैट झटका विल बी टेंशन t। तो देखा जाए
तो अगर मूवमेंट ऐसे हो रहा है, सो जे माइनस टी डी टी, दिस नेट फोर्स विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ पेन। तो मोमेंटम ऑफ पेन में कितना चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है कि ये पहले था 0 और अब हो गया एम यू। तो यहां क्या लिखा, जे माइनस टी डी टी इक्वल्स टू एम यू, दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। परफेक्टली फाइन सर। तीसरी बात आती है इस ब्लॉक की बात करते हैं। देखो इनिशियल में ये रुका हुआ था, अचानक से एक स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आया, झटका आया, उस झटके की वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। अब झटका आया इसका मतलब क्या, इंपल्स लगा, इंपल्स लगा मतलब इंपल्स वाली इक्वेशन। सो टी डी टी इक्वल्स टू एम। इसको सॉल्व किया, अपने पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, यू की v/3। डन। चलिए तो इस तरीके से इंपल्स कैलकुलेट करके आप चीजें निकालेंगे। चलिए एक और सवाल अपने पास, टू आइडेंटिकल ब्लॉक A and B connected by a massless string are placed on a frictionless horizontal plane। तो ये frictionless horizontal plane है, इसके ऊपर इसको अपन प्लेस किया। A bullet having a same mass moving with a speed u strikes block B from a behind as shown। If the bullet gets embedded into the block, embedded मतलब उसी के अंदर घुस के रह जाती है, then find, पहली चीज the velocity of A, B and C। A, B, C तीनों की वेलोसिटी आपको पहली चीज फाइंड आउट करनी है। तो अगेन आप चाहो तो इंपल्स कैलकुलेट करके भी क्रिएट कर सकते हो, जैसा मैंने अभी पिछले एग्जांपल में करवाया। तो इंपल्स से भी कर सकते हो, बाकी मोमेंटम कंजर्व से भी कर ही सकते हो। सो इनिशियल के अंदर मोमेंटम कितना, एम यू, फाइनल के अंदर मोमेंटम कितना होगा, एम प्लस एम इंटू वी। सो वी कितना आ रहा है, एम यू बाई 3। सो अगेन सेम ही चीज आएगी इसके अंदर भी, बट अब इस केस में आपसे पूछ लिया इंपल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन। तो टेंशन की वजह से ए के अंदर कितना इंपल्स आया, इंपल्स ऑन सी ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कोलिजन, कि इस जो ये जो गोली है अपनी, ये गोली जब बी में घुसेगी तो क्या होगा, इस ब्लॉक की जो सर्फेसेस होगी, मान लीजिए लकड़ी का गट्टा है, तो लकड़ी का गट्टे की जो सर्फेसेस है, लेयर्स है, वो क्या करेगी, इस बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी बेसिकली। उस नॉर्मल रिएक्शन ऑफ कोलिजन की भी आपको क्या करना है, इंपल्स कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने अभी कराया, जिस तरीके से इक्वेशन लिखी है ना, जैसे ये वाली, ये तो ये इक्वेशन आपको लिखनी है इसके अंदर। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अपन क्लास के एंड होते होते इसको कर लेंगे। तो दैट इज SW फॉर यू, प्लीज ट्राई कीजिएगा। सेम सवाल है, उसी तरीके का है। इसमें क्या हो गया बेसिकली, अब वहां पे तो आ रही थी अपनी क्या, बॉल नीचे फॉल कर रही थी, यहाँ पे बुलेट इसके अंदर घुस रही है, सामान सब चीजें सेम ही हो रही है, चीजें सेम ही हो रही है, आंसर भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कोलिजन और इम्पैक्ट के ऊपर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर हमारे सवाल बनते हैं। क्या है सर कोलिजन, सेम चीज, अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं इम्पल्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का इम्पल्स ही है, एक इम्पल्सिव फोर्स है। तो होगा क्या, इवेंट इन विच स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे हो सकते हैं, अपने कोलिजन वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ भी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो सकते हैं। सो विच रिजल्ट टू चेंज इन मोमेंटम, अगेन सेम इम्पल्स की परिभाषा चल रही है। तो होता क्या है कोलिजन के अंदर, कोलिजन होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट हो, समटाइम्स फोर्सेस जैसे कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, मोमेंटम में अगर चेंज ला पा रहे हो आप, इन दैट केस दैट इज आल्सो नोन एज ए क्या, कोलिजन। ठीक है, ऐसा अपन ने रदरफोर्ड स्कैटरिंग में भी पढ़ा था, और वहां पे अपन इंपैक्ट पैरामीटर भी कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, यहाँ से टकरा के डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। सो दिस डिफ्लेक्शन के लिए क्या इनको कॉन्टेक्ट में आने की जरूरत है, नहीं, फिर भी क्या हो रहा है, वहां पे एक कोलिजन हो रहा है, उस कोलिजन की वजह से इसके मोमेंटम में क्या हो गया, चेंज हो गया। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू बी इन फिजिकल कॉन्टेक्ट व्हेन वी आर कंसिडरिंग द कोलिजन। ठीक है, दूसरा क्या चीज है कि ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। सो जो डेल्टा टी होता है दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, जब आप कोलिजन लेते हो, सो कोलिजन किस पॉइंट के अलोंग हो रहा है, जिस कॉन्टेक्ट के अलोंग हो रहा है, उस कॉन्टेक्ट के अलोंग खींची गई रेखा को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। So common line between contact surface along which collision happening is known as a line of impact। क्या सर क्या बताना चाह रहे हो, एक बार फिर से बताइए। तो मान लीजिए
आपके पास दो बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे के पास आ रही है, पास आएगी तो क्या होगा, एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये क्या होगी, कांटेक्ट में आएगी। इस कांटेक्ट में आने पे इनके सेंटर को मिलाने वाली जो रेखा है, दैट रेखा इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिसके अलोंग कोलिजन परफॉर्म होता है। दैट सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दिस इज ओवर हेड ऑन कोलिजन। अभी पढ़ेंगे इसके आगे भी, जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलिजन का तो उसमें आएगा हेड ऑन। अगर दूसरा चीज ऐसे कंसिडर करें कि आपके पास एक बॉल ये है और दूसरी बॉल ये है, थोड़ी सी ये डिफ्लेक्टेड है, एक ऊपर जा रही है, एक थोड़ा सा इससे नीचे होके शिफ्टेड होके इधर जा रही है। अब जब ये आपस में कनेक्ट होगी तो इस जगह पे कनेक्ट होगी, इस जगह पे कनेक्ट होगी तो इसके परपेंडिकुलर जाने वाली जो लाइन होगी, दिस लाइन, दिस इज माय लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कंसिडर करना आ गया आपने को, कैसे आइडेंटिफाई करनी है किसी भी कोलिजन के अंदर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन की, कि कोलिजन को आप कितने बाटों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेनली दो टाइप से अपन क्लासिफाई करेंगे। पहला वुड बी बेसिस ऑन एनर्जी एंड दूसरा वुड बी बेसिस ऑन लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो एनर्जी के बेसिस के ऊपर अपन इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है सर इलास्टिक, दूसरा है इनइलास्टिक और तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो सर, और दूसरा आता है बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो या तो क्या हो सकता है, हेड ऑन कोलिजन हो सकता है या फिर थोड़ा सा ऑब्लिक कोलिजन हो सकता है। तो जो मैंने केस अभी बताया आपको, दैट इज नोन एज ए हेड ऑन कोलिजन एंड दैट इज नोन एज ए ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है सर, तो हेड ऑन कोलिजन के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो होती है उनकी लाइन सेम रहती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो जैसे इस एग्जांपल में अगर मैंने बताया आपको कि जब ये यहाँ पे आके टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, मोमेंट में चेंज होगा और ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा और ये इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा, या फिर हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं। बट जो लाइन है, लाइन ऑफ मूवमेंट है, दैट इज सेम। इफ लाइन ऑफ मूवमेंट इज रिमेन सेम, इन दैट केस दिस इज नॉन एज हेड ऑन कोलिजन। जबकि इसके अंदर देखा जाए तो पहले मूवमेंट हो रहा था इस डायरेक्शन में, अब कोलिजन हुआ तो अब इसका इधर भी मूवमेंट होना स्टार्ट होगा और इधर भी मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, इसका इधर मूवमेंट स्टार्ट होगा और इधर भी मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो नेट किधर हो गया, इस डायरेक्शन में, नेट किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल पाथ। सो इनिशियल पाथ लाइन से अगर डिफरेंट होता है, इन दैट केस इट इज नोन एज अ ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा और इसके अंदर जो टर्म्स आती है उनको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दैट आर द इंपॉर्टेंट्स। पहला आता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन और तीसरा आता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, सो इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है जैसे रबड़ को आपने खींचा और छोड़ा तो वो वापस अपनी जगह में आ जाता है। अगर आइडियल रबड़ लिया जाए तो, कि उसमें किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं होता है उस केस में, तो रबड़ क्या हो गया, खींचा आपने उसको और वो वापस अपनी जगह पे आ गया। इन दैट केस आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि आपने किसी को डिफॉर्म किया और उसने वापस से अपना शेप वापस क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। तो अपना शेप और साइज, जो ऑब्जेक्ट या फिर जिस कोलिजन के अंदर ऑब्जेक्ट अपना शेप और साइज रीगेन कर लेते हैं, इन दैट केस दोज कोलिजन आर नॉन एज इलास्टिक कोलिजन। अब सर, अगर डिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है तो क्या एनर्जी का लॉस होगा, नहीं। तो इनिशियल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या फाइनल के अंदर भी वही काइनेटिक एनर्जी होगी, यस सर। इसका मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। क्यों कंजर्व हो रही है, क्योंकि किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफॉर्मेशन की वजह से ही एनर्जी का लॉस होता है और यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी तू लेके आया था वही काइनेटिक एनर्जी लेके जा, डन। ठीक है, दूसरी, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस काम नहीं कर रहे, सारे फोर्सेस कौन से, इंटरनल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं दैट आर नेग्लिजिबल या फिर उनको हटा दिया गया है, इन दैट केस आपका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो दो चीजें याद रखनी है, पहली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। क्यों कंजर्व रहती है ये भी पता होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है तो एनर्जी लॉस कहाँ होगी,
अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी तो जो पहले लेके आया था वही लेके जा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व और लीनियर मोमेंटम कंजर्व। ओके सर, बहुत अच्छा। दूसरी बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, आपने क्या किया, आपने इसको डिफॉर्म किया, अब वो क्या कर रहा है, वापस अपने शेप में आ ही नहीं पा रहा है, थोड़ा सा आ पा रहा है लेकिन थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इन विच कोलिजन हैपन देन दे डोंट रीगेन देयर शेप एंड साइज परफेक्टली आइडियली, मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं बट पूरा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन रह ही जाता है। इसका मतलब डिफॉर्मेशन हुआ है तो कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी, तो उस एनर्जी लॉस की वजह से अब आप मुझे सोच के बताइए क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी? नहीं। इसका मतलब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व बिकॉज लॉस इन द डिफॉर्मेशन एनर्जी। अब डिफॉर्मेशन एनर्जी में लॉस को आप एग्जाम्पल की तरह कैसे समझ सकते हैं कि लेट्स से आपने दो पत्थरों को कोलाइड कराया, कभी कभी क्या होता है चिंगारी निकलने लग जाती है, तो हीट के अंदर एनर्जी लॉस हो रहा है, साउंड के अंदर एनर्जी लॉस हो रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट डिफॉर्मेशन के अंदर एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इस टाइप से एनर्जी लॉस हो सकता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डिफॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है। दूसरी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अपन एज्यूम नहीं कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। एनर्जी की नहीं कह सकते क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है डिफॉर्मेशन के अंदर। ओके सर, अब बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक का। तो इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या डिफरेंस है सर? देखो, अगर आपने दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड कराया और उनमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और थोड़ा बहुत वो रीगेन कर लिए लेकिन पूरा नहीं कर पाए, इन दैट केस दैट इज इनइलास्टिक। बट आपने उनको टकराया और वो रीगेन कर ही नहीं पाए, थोड़ा सा भी डिफॉर्मेशन में रीगेन नहीं हुआ, गए चपक गए या फिर जो भी हुआ उनके साथ, तो दिस काइंड ऑफ कोलिजन आर नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जैसे आपने दो मिट्टी की गेंद, जैसे अपन बचपन में बनाया करते थे, गीली मिट्टी की बॉल्स बनाया करते थे, अगर उन बॉल को आप फेंकोगे तो क्या होगा, अगर वो गीली मिट्टी की बनी हुई है तो थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट होगी, वो क्या करेगी, आएगी और टकरा जाएगी, और टकरा के चिपक के एक बॉल बन जाएगी। तो दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन एज व्हाट? दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। या थोड़ा सा अगर वो सूख चुकी है और थोड़ी थोड़ी गीली है तो होगा क्या, वो आएगी टकराएगी और थोड़ा सा उनमें डिफॉर्मेशन रह जाएगा लेकिन वो टकरा के वापस से दूर हो जाएगी। दिस इज नोन एज इनइलास्टिक कोलिजन। फिर बात आती है, बहुत ही ठोस हो गई है, वो एकदम टाइट हो गई, मिट्टी की बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, अब उसमें कोई भी गीलापन नहीं है, एकदम ठोस हो गई है, तो वो क्या होगी, आएगी टकराएगी और चली जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, ना तो डिफॉर्मेशन हुआ ना ही कुछ हुआ। तो इस केस में जो कोलिजन होता है दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बचपन ताजा हो गया होगा आपका भी, क्या सर मिट्टी की बॉल से अपन कुछ खेला तो करते थे, क्ले बॉल्स हो गई। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं कि अपन इनको कैसे मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए एक टर्म आती है, मेन इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा टर्म होगा, इनइलास्टिक वाला। तो यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको थ्योरेटिकली समझ पाए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझ पाए तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा कोलिजन के अंदर। तो मैं ट्राई करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आपको तो क्या है कि रिफॉर्मेशन कितना हुआ और डिफॉर्मेशन कितना हुआ, इन दोनों का रेशियो। जितना डिफॉर्म हुआ कोलिजन हुआ, डिफॉर्म होगा। अब रिफॉर्म कितना हुआ तो इसका रेशियो इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर आप सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं क्या सर कि अगर जितना डिफॉर्म हो रहा है उतना ही रिफॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या है, ऐसी बॉल जिसको जितना डिफॉर्म कर रहे हो और वो वापस से कोलिजन के बाद वापस उतनी रिफॉर्म में आ गई, मतलब डिफॉर्मेशन एनर्जी कितनी, जीरो। इसका मतलब कौन सा केस, इलास्टिक। इसका मतलब क्या कि अगर रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन सेम सेम है, इसका मतलब उनका रेशियो कितना हो गया, 1। और ई की वैल्यू, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब कौन सा केस है, इलास्टिक केस। अभी मैं बताऊंगा पूरा क्लासिफिकेशन के साथ, अभी थोड़ा सा फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सोचा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फिलोसॉफी आगे चल रही है, ठीक है। दूसरा केस आ सकता है कि डिफॉर्मेशन जितना हुआ है तो थोड़ा बहुत ही रिफॉर्मेशन हो पाया, वापस से अपने शेप में आ पाई, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ी ही आ पाई। इन दैट केस ये वाला पार्ट थोड़ा कम होगा, ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, तो कम बटा ज्यादा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी, लेस देन 1 आएगी वैल्यू। ठीक है सर,
सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द इम्पल्स ऑफ रिकवरी एंड डिफॉर्मेशन ऑफ इधर बॉडी, दोनों बॉडी का, क्योंकि कोलिजन दो बॉडी के बीच में होगा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। सो ई कैसे डिफाइंड होता है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे इम्पल्स को अपन क्या लिखते हैं कि रिफॉर्मेशन वाले फोर्स dt टाइम के लिए लग रहे हैं, तो रिफॉर्मेशन फोर्स रिफॉर्मेशन इम्पल्स क्या हो जाएगा fr dt, और डिफॉर्मेशन इम्पल्स क्या हो जाएगा fd dt। और होता क्या है इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। सो रिफॉर्मेशन के अंदर जो मोमेंटम में चेंज हुआ और डिफॉर्मेशन के अंदर जो चेंज हुआ, उन दोनों का रेशियो। तो आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, बट अगर मैं प्रूफ करने जाऊंगा तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मेरे सवाल करा देता हूँ, अगर टाइम मिला तो इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा कि आखिर सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का प्रूफ कहाँ से आता है। तो देखो ई की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन मतलब क्या, जब आपने मान लीजिए m1 और m2 की दो बॉल्स हैं, इन दोनों की वेलोसिटी u1 और u2 है। तो अगर ये दोनों आपस में आ रही है, एक की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी वो इसके साथ टकराएगी ऑब्वियसली। तो अगर u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ये क्या करेगी, इसको अप्रोच करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये इसको अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी सर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी, u1 माइनस u2, दिस इज और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब ये क्या करेगी, आएगी, टकराएगी, टकराते टाइम दोनों की वेलोसिटी सेम, और जैसे ही टकरा के ये क्या हुआ, डिफॉर्मेशन, यहां से यहां तक क्या हुआ, डिफॉर्म हुई, पिचक गई। अब क्या करेगी, वापस से कुछ फोर्सेस रहेंगे अंदर, वो क्या करेंगे, इसको रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। बट अगर ये इलास्टिक हुआ तो पूरा रिफॉर्म हो जाएगा, बट अगर इनइलास्टिक हुआ तो थोड़ा सा ही रिफॉर्म हो। तो हुआ क्या, यहां से यहां तक का प्रोसेस, इट इज व्हाट, इट इज डिफॉर्मेशन, राइट, डिफॉर्मेशन। और यहां से यहां तक क्या है, रिफॉर्मेशन। तो यहां पे जो मेरी वेलोसिटी आई थी क्या, u1 माइनस u2, इट इज माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि किस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो अप्रोच कर रहा है, दैट इज u1 माइनस u2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों दूर दूर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो किस वेलोसिटी के साथ सेपरेशन हो रहे हैं, तो इसमें कौन बड़ा होगा, v2 बड़ा होगा v1 से, तो v2 माइनस v1। तो एट द एंड आपको हमेशा e की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, तो रेशियो इस हिसाब से लेना है कि आप इसमें मैग्नीट्यूड लगा दीजिए एंड में, या फिर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले से ही पता करके रखें कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो आंसर हमेशा मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, ई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इट इज रेशियो, राइट, ओके। तो यहां तक बात हो गई अपनी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई बराबर v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u, ठीक है जी। ये बात हो गई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। अब डिफरेंट जैसे एनर्जी के तीन बेसिस के ऊपर अपन ने कैटेगराइज किया था, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो तीनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस तरीके से डिफरेंट रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो आपको मैंने जैसे बता ही दिया था जब मैंने समझाया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कितना रिफॉर्म हुआ कितने डिफॉर्मेशन से। तो अगर जितना डिफॉर्म हुआ उतना ही रिफॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या है, कोलिजन कैसा हो रहा होगा, इलास्टिक, क्योंकि इस केस में रेशियो कितना आ रहा है 1। सो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है 1, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक है सर। अब बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए, तो होगा क्या, बॉल आई, गीली मिट्टी वाली बॉल है ना, गीली मिट्टी वाली बॉल आई, टकराई और चिपक गई, क्या रिफॉर्म होना दिया इसको, नहीं, तो रिफॉर्मेशन कितना 0। तो रिफॉर्मेशन अपॉन में डिफॉर्मेशन, रेशियो कितना 0। सो ई की वैल्यू क्या होगी 0। सो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए आपकी ई की वैल्यू कितनी होती है 0। क्या याद करने की जरूरत है, नहीं सर, डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। और अगर अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में, कि थोड़ा सा क्या होता है, ये रिफॉर्म हो पाता है बट पूरा नहीं, ठीक है। तो उस केस में ई की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। तो तीनों पॉइंट्स मैंने लिखे हैं काफी डिटेल्स के साथ। क्या सर, इसमें इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बराबर बराबर होते हैं, इसलिए दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर ई की वैल्यू 1 होती है, काइनेटिक एनर्जी में भी कंजर्व, ओके, ई इक्वल्स टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन,
और क्या होता है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0, क्योंकि वापस से अपने शेप में आ ही नहीं पाती है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। डन। चलिए अब बात करते हैं थोड़े से सवालों के बारे में, और सवाल करके इस कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए मुझे 1 मिनट दे दीजिए आप, थोड़ा सा मैं सांस ले लूं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस क्लासिफिकेशन एंड दिस कोलिजन, यहाँ पे इम्पल्स। परफेक्ट। चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। 2 आइडेंटिकल बॉल्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा बताइए, क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है? तो ये कैसा कोलिजन होगा? हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। इसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है मतलब ई कितना, 1। तो यहां से अगर मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी इनकी हो जाती है m और m की, मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, v1 और v2, राइट, और v2 इज ग्रेटर देन v1 है। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू आप लिखोगे, सो v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। ई की वैल्यू कितनी, 1, v2 माइनस v1 अपॉन u1 मतलब इनिशियल ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितनी है, -4। तो यहाँ से v2 माइनस v1 मेरे पास निकल के आ गया कितना, 6। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। सो एक इक्वेशन ये हो गई। अब बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन से। तो मोमेंटम कंजर्व करूंगा तो क्या, इनिशियल मोमेंटम क्या बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। हाँ सर, इनिशियल मोमेंटम कितना, m इंटू 2 यानी 2m, और इधर कितना 4 इंटू एम यानी माइनस का 4m, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। फाइनल मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी1 प्लस m इंटू वी2, एम वी वन प्लस एम वी टू। क्या m m m m कैंसिल, यहाँ से v1 प्लस v2 बराबर किसके आ गया, माइनस का 2 के। दिस इज और इक्वेशन नंबर। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करके v1 v2 निकाल लेते हैं। सो पीछे अपने पास क्या आया था, v2 माइनस वी1 इक्वल्स टू 6, v2 माइनस वी1 इक्वल्स टू 6। क्या दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करूंगा तो क्या होगा, v1 v1 कट जाएगा, कितना आया 2v2 इक्वल किसके 4 के। सो v2 आ गया मेरे पास कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, क्या v1 निकाल सकते हो, सो v1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो आपने डायरेक्शन ली है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपका ब्लॉक मूव करेगा। इसका मतलब अगर v1 मैंने ये माना है तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड से, और v2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब मैंने ध्यान से देखा तो एक चीज निकल के आई जिसको आप एज अ नोट करके लिख सकते हो और याद भी रख सकते हो। क्या चीज है सर, देखो दोनों ब्लॉक के मासेस सेम है। इसका मतलब अगर m मास का ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है और m मास का ब्लॉक ही 4 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, कोलिजन के बाद देखा जाए तो आप देखोगे कि इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई है। मतलब सर कैसे सर, कैसे सर, देखो जब आप m मास का ब्लॉक है, इसका मास भी m है, और इधर ये 2 से आ रहा था और इधर ये जा रहा था 4 से। अब हो रहा क्या है, ये m मास का ब्लॉक अब इधर जा रहा है 4 से, और ये m मास का ब्लॉक इधर जा रहा है 2 से। तो क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, है ना, वेलोसिटीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। और ये कब होती है, जब इलास्टिक कोलिजन हो और मासेस क्या हो, सेम। तो जब जब मासेस सेम है तो आपकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी, इसकी ये ले जाएगा, इसकी ये ले जाएगा। याद रखोगे ये बात, तो अगर ये बात याद रखोगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सवाल के अंदर अपन यही काम करने वाले। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चले नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 आइडेंटिकल बॉल्स है A B C D आर प्लेस्ड इन अ लाइन on a frictionless horizontal surface. A and D are moved with the same velocity speed u
towards the middle as shown in the assuming elastic collision, find the velocity final. ओके सर, तो देखो इसका मास भी m है, 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 और वो आपसे बोला क्या जा रहा है कि इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब क्या है सर, अगर ये दोनों मास, ये दोनों ब्लॉक अगर कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटीज क्या हो जानी चाहिए, एक्सचेंज। तो देखो इन दोनों के लिए अगर मैं कहूँ ये रुका हुआ है, ये मूव कर रहा है, तो जब कोलिजन होगा तो ये वाला रुक जाएगा और ये वाला मूव करने लग जाएगा। तो ये वाला रुक गया और बी वाला क्या कर दिया, मूव करने लग गया। सेम यहाँ पे डी वाला रुक जाएगा और सी वाला मूव करने लग जाएगा, और ये भी यू से आ रहा है, ये भी यू से आ रहा है, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, बी वाला यू से चलना जाएगा और सी वाला यू से चलने लग जाएगा। अब ये किससे टकराएंगे, जो ये रुके हुए हैं, तो ए से टकराए तो अब बी वाला रुक जाएगा और ए वाला क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। और यहाँ पे सी डी से टकराएगा तो सी रुक जाएगा और डी क्या करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। तो देखा क्या कि ए का वेलोसिटी कितनी होगी, यू, बट इन लेफ्ट डायरेक्शन, और डी की वेलोसिटी क्या होगी, यू बट इन राइट डायरेक्शन। फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज। तो बी और सी वापस रुक जाएंगे और ए और डी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मासेस सेम है, प्लस दूसरी चीज क्या, इलास्टिक कोलिजन। यार समझ में आई बात, तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, नहीं तो कितनी बार, 4 से 5 बार अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ती हर एक सिस्टम के लिए। तो इसके लिए भी एक इक्वेशन बनती, इसके लिए एक इक्वेशन बनती, इसके लिए एक इक्वेशन बनती। तो हमने एक थॉट लिया क्या सर, अगर मासेस सेम है, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो एक्सचेंज के कंसेप्ट के साथ अपन ने सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को कर दिया। डन है। एक बार फिर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये सवाल आप होमवर्क है, ये आप से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी हमें ऑब्लिक कोलिजन भी पढ़ना है। सो ए बॉल ऑफ मास मूविंग विद स्पीड v मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, और SW भी आपको ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ऑब्लिक कोलिजन हो पाएगा, तो ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, इनको ट्राई कीजिएगा। तो मैं एज ए असाइनमेंट इसको डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, और इनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा 1-2 दिन के, ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे, क्योंकि एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। चलिए ऑब्लिक कोलिजन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर थोड़ा सा सेशन आपको हेल्पफुल लगा, या फिर आप इसमें और भी चाहते हैं इम्प्रूवमेंट होने का, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पूरा IIT JAM 2025 तक का सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे ऑन यूट्यूब। डेली एक क्लास होती है, अभी मैकेनिक्स कंप्लीट हो रहा है, उससे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके उनके लेक्चर्स भी पैरेलल में देख सकते हैं। तो 1 घंटा या 1 घंटे से कम के लेक्चर होते हैं सारे, डेली एक लेक्चर होता है। आराम से 1 घंटा निकाल के थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे, ओके, थैंक यू सो मच।